नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चंद्र ग्रहण 2025। जी हाँ, ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और अंतिम चंद्र ग्रहण है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार भारत पर इसका असर रहेगा। कई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ऐसे भी रहे जिनका असर भारत पर नहीं पड़ा या वो दिखे नहीं, लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण भारत पर पड़ रहा है, उसका असर रहने वाला है, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। तो ये चूंकि सबसे बड़ी खगोलीय घटनाक्रम है चंद्र ग्रहण की, और खगोल विज्ञान के लिहाज से बेहद खास भी है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होंगे और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। दरअसल तभी होता है चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी की छाया चंद्र ग्रहण पर पड़ती है, या कहे सूर्य पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है, इसी तरह सूर्य ग्रहण होता है। तो ये कब है? ये 7 सितंबर को लगने जा रहा है। भारत समेत कई देशों में इसे आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। हम इसमें विस्तार से बात करेंगे क्योंकि जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उसका सूतक काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इसका असर मंदिरों, अपने घरों में, धार्मिक स्थानों पर वैज्ञानिक नजरिए से क्या हो सकता है, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनसे बिना किसी देरी के आपसे इंट्रोडक्शन कराने जा रही हूँ। हमारे साथ हैं रूपाली श्रीवास्तव जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि सेल न्यूमरोलॉजी यानी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जनक कही जाती है। बहुत स्वागत है रूपाली जी आपका कार्यक्रम में। जी। और चंद्र ग्रहण, जैसे ही ग्रहण का नाम सुनते हैं रूपाली जी, एक डर सा पैदा हो जाता है। तो इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है, सबसे पहले तो इसके बारे में आप क्या जरूरी या महत्वपूर्ण बात है जो हमारे दर्शकों के साथ आज सबसे पहले साझा करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ये खगोलीय घटना है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा से हमारी मानसिक स्थिति कंट्रोल होती है। तो रविवार के दिन जो सूतक काल की आपने बात कही, 12:57 दोपहर से लग रहा है। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। और सूतक काल जो होता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि मूर्ति को स्पर्श करना, पूजा पाठ करना या मुंडन करना, किसी भी गृह प्रवेश की पूजा करना या किसी भी प्रकार का जो शुभ कार्य रहता है इस समय वर्जित रहता है। तो जो सूतक काल होता है वो ग्रहण का एक 9 घंटे पहले की अवधि होती है, जो हमें लगातार ये बताती है कि ग्रहण वायुमंडलीय जो खगोलीय घटना है वो होने वाली है और हमें सतर्क रहना है। साथ ही साथ जो ग्रहण का जो समय है वो रात्रि 9:58 से शुरू होगा और 1:26 तक के रहेगा। जो ग्रहण काल की अवधि रहेगी 3 घंटा 28 मिनट रहने वाली है। इस दौरान जो ग्रहण लगता है वो कई बार हमारे लिए पॉजिटिव भी होता है और हमारे लिए निगेटिव होता है। इस बार जो ग्रहण की प्रबल छाया है वो कुंभ राशि में पूर्वा भद्र नक्षत्र में है। तो कई राशियों पर इसका पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ेगा और कई राशियां इससे मानसिक रूप से परेशान भी हो सकती है। क्योंकि आपने कहा मानसिक रूप से, तो दर्शकों आप सब जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व की राशि है, तो जाहिर तौर पर आपका जो मन है वो विचलित रह सकता है। लेकिन हमेशा ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये नेगेटिव नहीं होता, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। रूपाली जी, क्या इस बार के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं या नेगेटिव हैं? जैसे आपने कहा कि कुछ राशियों पर जरूर हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कोई भी ग्रहण क्या हमेशा नकारात्मक रहता है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब ग्रहण आता है तो हमारे वायुमंडल या हमारी खगोलीय विज्ञान में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जिससे कि हमेशा एक पॉजिटिव एक लहर आती है। नकारात्मकता जो हमारे जीवन की होती है ग्रहण के दौरान वो नष्ट भी होती है। तो जैसे ही ग्रहण लगता है उस समय हमें भगवान का जप करना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही साथ अपने मन की स्थिति को मजबूत करने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हमारा मन स्वस्थ रहता है तो हम अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। तो ग्रहण के समय जितनी नकारात्मकता पृथ्वी पर रहती है उससे ज्यादा पॉजिटिविटी भी रहती है, क्योंकि जब कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम नकारात्मक को अवशोषित कर रहे हैं या सकारात्मक हो रहे हैं। जी। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रूपाली जी, काफी कहते हैं कि कई लोग जो है वो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है तनाव। कई लोग बेवजह का भी लेते हैं, कई लोग का उसके पीछे वजह होती है, लेकिन इन सब के बीच
तनाव पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है, और वो भी ग्रहण के वक्त, या कहें चंद्रमा जब बदलता है, अपनी स्थिति बदलता है, उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज आप बताना चाहेंगी जिससे मन जो है वो कंट्रोल में रहे, इधर उधर के विचार ना आए? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम अपने आसपास का जो वातावरण है उसको पॉजिटिव रहें, क्योंकि कहा जाता है ना कि संगति का असर जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई मानसिक समस्या रहती है, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, या लगातार आपके मन में घबराहट और बेचैनी रहती है, तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस समय आप दूध से चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करें, साथ ही साथ प्रतिदिन जल में दूध मिश्रित करके अगर आप स्नान करते हैं, चंद्रदेव की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, तो इससे आपके जीवन की नकारात्मकता बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने मन से अपने आप को पॉजिटिव रखें, तो हमारे जीवन में जरूर सकारात्मकता बढ़ती है। बिल्कुल। हालांकि ये कहना जितना आसान होता है उतना करना आसान नहीं है, लेकिन कोई एक आध मंत्र हमारे दर्शकों को जपने के लिए बताएंगे, जो हमेशा, न सिर्फ चंद्र ग्रहण के वक्त या जब पूर्णिमा या अमावस्या हो, बल्कि हमेशा वो मंत्र जप करें जिससे मन शांत रहे? कोई है ऐसा मंत्र रूपाली जी? बिल्कुल है। आप चंद्रदेव का मंत्र कर सकते हैं। ओम चंद्र चंद्राय नमः। प्रतिदिन एक माला 108 आप इसका जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, और गायत्री मंत्र के जाप करने से ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप 108 बार आप प्रतिदिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जो आपकी मन की स्थिति को मजबूत करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। चलिए, और अब ग्रहण पर लौट आते हैं। चंद्र ग्रहण, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए जो है वो ग्रहण में बाहर निकलना ठीक नहीं माना जाता। गर्भवती महिलाएं और किस किस को अभी इस ग्रहण में सावधानी बरतने की जरूरत है रूपाली जी? देखिए, जो ग्रहण की अवधि है 3 घंटा 28 मिनट की है, और इस दौरान हमें प्रयास करना चाहिए कि हम चंद्रमा की जो वायुमंडल खगोलीय जो हमारी रेज नीचे पड़ रही हैं उसके संपर्क में हम कोई भी नहीं आए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं नकारात्मक जो शक्तियां रहती हैं वो ग्रहण के दौरान काफी एक्टिव रहती हैं, और जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनके अंदर उनका शिशु या उनका जो भी उनका बेबी होता है वो पल रहा होता है, तो इस समय उन्हें किसी भी प्रकार की नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की सब्जियों को नहीं काटना चाहिए, कोई फल नहीं काटना चाहिए, किसी भी काटने वाली एक्टिविटी से आपको बचना चाहिए। आपको चंद्र की किरणों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इससे काफी नकारात्मक रेज निकलती हैं जो आपके शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप इस समय मंत्रों का जाप करें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां कहीं ना कहीं हमें निगेटिव की तरफ भी, बहुत निगेटिविटी की तरफ भी खींचती हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। हर व्यक्ति के शरीर में उसकी एक एनर्जी होती है, ओरा होती है, जिसके अनुसार वो अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल कर पाता है। तो जब नकारात्मक शक्तियां हमें पहले से ही पता है कि विद्यमान है पूरे उस ब्रह्मांड में, तो उनसे बचने के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, और बिल्कुल भी चंद्र की किरणों के संपर्क में उन्हें नहीं आना चाहिए। जी रूपाली जी, घरों में परंपरा है कि ग्रहण के बाद फिर पानी जो है पूरा बाहर फेंका जाता है, बर्तनों को साफ किया जाता है, भगवान को नहलाया जाता है, दोबारा पूजा की जाती है। तो ये हमेशा संभव नहीं होता, कई लोगों के लिए संभव नहीं होता। तो उसमें यदि हम सूतक काल के बाद सब कुछ शुद्ध करना चाहें, वो क्या तरीका हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो 9 घंटे पहले सूतक रहता है, आप अपने घर में तुलसी दल के पत्ते, आप अपने घर की खाने की सारी वस्तुओं पे भगवान के पास आप रख दें, क्योंकि तुलसी दल जो होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, और जहां पर तुलसी दल अर्पित किया जाता है वो चीज अशुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो ग्रहण रात के खत्म होगा, तो इस समय इतनी सारी चीजों को करना संभव नहीं हो पाता। तो आप अपने दुर्वा तुलसी दल अपने घर के खानों में, अपने भगवान के पास, अपने घर के पीने के पानी में, सब जगह पवित्र जगहों पर रख दें, तो उस ग्रहण का असर उस पर नहीं होगा। लेकिन आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि संभव हो, क्योंकि इस बार भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो अगर आप स्नान कर पाए तो जरूर करें, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप गंगा जल डालकर भी अगर उसको अर्घ अपने आप को दे दें, तो भी आपको उससे काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है।
तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ज्योतिष जो है वो भी किसी न किसी एक विज्ञान पर आधारित है। तो आपको उसको जरूर मानना चाहिए। बाकी जो वैज्ञानिक है वो खगोलीय घटना के रूप में इसको देखते हैं, उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने तथ्य हैं। यहाँ इस वक्त रूपाली जी आपसे ये भी समझना मैं चाहती हूँ कि चूंकि आपने कहा राशियों के लिए, कुछ राशियों के पर प्रभाव इसका अच्छा रहने वाला है और कुछ पर नकारात्मक रहेगा। क्यों ना हम एक एक करके सभी राशियों के बारे में बात कर लेते हैं कि किस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, उनको कोई विशेष पूजा करनी है या विशेष कोई उपाय करने हैं जिससे ये ग्रहण का जो असर है वो ना रहे उन पर, या उतना प्रभाव ना रहे। तो सबसे पहले मेष राशि के साथ शुरू करते हैं। जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए ग्रहण का प्रभाव उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। जमीन से लेकर आपका अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर आपके माता के साथ आपके संबंध खराब थे तो वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। आप अपने इस नकारात्मक प्रभाव जो भी आपके चंद्र ग्रहण से पड़ रहा है उसको प्रबल कर निर्बल करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 बार। इससे आपको निश्चित ही काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए मन का कारक चंद्रमा जो रहता है काफी पॉजिटिव परिणाम देता है हमेशा वृषभ राशि के लोगों को। लेकिन इस समय आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। रिश्तों को आपको थोड़ा सा संभल कर हैंडल करना है। साथ ही साथ आपको सफेद चीजों का दान करना है। गाय की जितनी सेवा कर सके आप करें और गाय के लिए निर्मित आप दान करें, सफेद चावल का दान करें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। उसके बाद तीसरी राशि है मिथुन राशि। आइए मिथुन राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए, मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी पे संयम रखें, चंद्र ग्रहण के संपर्क में उसकी रेज में बिल्कुल भी ना आए। पूरे समय आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही साथ धन को लेकर आपकी जो स्थिति है काफी प्रबल रहेगी। आपको धन की अचानक प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन कहीं था तो आपको वो प्राप्त होगा। तो ये परिणाम आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों को सबसे पहली सलाह रूपाली जी की ये है कि वाणी पर संयम रखें। वाणी पर संयम वैसे सभी राशि वालों को रखना चाहिए या सभी को रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक बार तीर यदि निकल गया तो वापस नहीं आता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो कर्क राशि वाले लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं रूपाली जी कि इस चंद्र ग्रहण में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन में ये चंद्र ग्रहण काफी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, लेकिन रिलेशन को उनको काफी समझ कर रहना। हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के मध्य में विवाद की स्थिति हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि का जो कारक ग्रह ही होता है वो चंद्रमा होता है। तो विचलित तो आपको कर रखेगा चंद्र ग्रहण का जो समय है, लेकिन कहीं ना कहीं रुका हुआ धन भी आपको दिलाएगा और आपको पैसों से संबंधित प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। लेकिन रिलेशंस आपके उलझ सकते हैं, खासकर भाइयों के साथ आपका विवाद हो सकता है। थोड़ा आप सतर्क रहें। उपाय जो आपको करना है, आप सफेद चीजों का दान दें, दूध का दान दें, दही का दान दें और चावल का दान करें। इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। रूपाली जी, चूंकि ये कर्क राशि जो है वो कारक भी उनके ही हैं, चंद्रमा ही हैं, तो वैसे भी इनको सफेद चीजों का दान और ये सब करते रहना चाहिए। और विशेष तौर पर पूर्णिमा अमावस्या पे कुछ सलाह देंगी क्या कि इन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इनका मन जो है वो बड़ा चंचल हो जाता है, बड़ा विचलित होता है, बेकार का तनाव लेने लगते हैं। देखिए, जिनके भी कर्क राशि होती है और जिनके जन्म कुंडली में चंद्र कमजोर होता है, उनका मन काफी कमजोर होता है। वो बहुत भावुक होते हैं, बहुत जल्दी वो पॉजिटिव भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं। तो आपको चंद्रमा की शक्ति को भरपूर करने के लिए, क्योंकि देखिए जब चंद्रमा पूर्णिमा पे होता है तो वो अपनी पूर्ण स्थिति में होता है और अमावस्या में होता है तो अपनी आधी स्थिति में होता है। तो आपको हर चंद्रमा, हर पूर्णिमा और अमावस्या में चंद्रमा को अर्घ्य दे देना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपके चंद्र ग्रह प्रबल होंगे और आपके मन की जो शक्ति है, जो आध्यात्मिक पावर है चंद्रमा ग्रह से जुड़ा हुआ, उसमें आपको काफी लाभ होगा। चलिए, अब सिंह राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और उन पर चंद्र ग्रहण का क्या असर रहेगा जान लेते हैं रूपाली जी से। सिंह राशि है ऑलरेडी अभी 7.5 के प्रभाव की ढैया में चल रही है, तो उनका मन ऑलरेडी बहुत ज्यादा विचलित लग रहा है। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। पैसों का लेन देन इस पूरे ग्रहण काल के दौरान आप नहीं करें। किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। व्यापार वृद्धि में यह संबंध आपको बाधक दे सकता है, लेकिन रिश्तों को देखूं तो ये संबंध आपको काफी मजबूत करेगा लोगों से। और आपको इस पूरे ग्रहण काल के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है।
और वैसे भी सूर्य की राशि है सिंह राशि, जी। तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ तो हमेशा करना चाहिए जी। और वो अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में भी जानते हैं कि क्या कहती हैं रूपाली जी। देखिए, जो कन्या राशि होती है वो बुध ग्रह से प्रभावित राशि होती है और बुध ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं, तो बहुत ही सौम्य राशि होती है। इन्हें किसी की भी बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो इस ग्रहण काल में आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे और अपने रिश्तों का आकलन आप बहुत तेजी से करेंगे। तो देखिए, कई बार हम जो एक नजर में देखते हैं वो सही नहीं होता और जिसको हम बहुत दिनों से सही मान रहे हैं वो भी हमारे लिए सही हो, ये भी कभी कई बार गलत हो जाता है। तो अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना है, वाणी पे आपको संयम रखना है और रिश्तों में सुधार का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये समय आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। इस दिन आप सुबह से ही हरे मूंग का दान कर दें और जैसे ही दूसरे दिन 8 तारीख को ग्रहण काल खत्म होता है, इस मूंग को या तो आप गाय को खिला दें या किसी ब्राह्मण को दान दें। मन को कंट्रोल करना रूपाली जी वाकई बहुत कठिन है, तपस्या है। मुझे लगता है कि बरसों तपस्या करते हैं संत, तब जाके जो है वो इस चीज से मुक्ति पाते हैं। देखिए, अगर हमारा मन पर नियंत्रण हो जाता है ना, तो हम वैसे भी अपनी एनर्जी और अपनी लाइफ को काफी सकारात्मक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंसिंग इसको कहते हैं, बैलेंसिंग तुला राशि, लिब्रेंस के बारे में जानते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण काफी सकारात्मक है। आपको लाइफ में काफी बैलेंस्ड आप होंगे। आपके जीवन में कई कार्यों में बहुत दिनों से जो रुकावटें आ रही थी वो काम आपके बनते दिखेंगे। कई कार्य को लेकर आपके मन में जो संशय था वो संशय आप मिटाएंगे। जिस चीज से आप भाग रहे थे उस कार्य को करने के लिए आप काफी आतुर दिखेंगे और अपनी चीजों को करने के लिए आप काफी बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप इस ग्रहण काल के दौरान आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप सफेद चीजों का दान करें, इससे भी आपके जीवन में काफी सकारात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि इस ग्रहण काल का सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को होने वाला है तो तुला राशि को ही होने वाला है। बढ़िया है, आपके लिए तो गुड न्यूज सुना रही है रूपाली जी। अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के बारे में जानते हैं जी। चलिए, वृश्चिक जो राशि होती है वो मंगल से प्रधान राशि होती है और कहीं ना कहीं मंगल और चंद्रमा की युक्ति थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है हमारे कुंडली में। तो जो वृश्चिक राशि के जातक है, अगर उनका पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, आपको उसमें विवाद सुलझेगा, धन की आपको प्राप्ति होगी। काफी लंबे से समय से चली आ रही समस्या का आपको समाधान मिलेगा। लेकिन पति पत्नी को अपने संबंधों को इस समय सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। काफी मतभेद हो सकता है, साथ ही साथ संतान से भी आपके मतभेद हो सकते हैं। इस ग्रहण काल के दौरान आपको सुंदर कांड का पाठ करना है। इससे आपके जीवन की नकारात्मकता काफी आपके नकारात्मकता को खत्म कर आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। वैसे भी रूपाली जी इस साल कहा जा रहा है कि मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है, तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को सभी को करना चाहिए। जी। अगली राशि के बारे में जान लेते हैं रूपाली। देखिए, अब हम धनु राशि की बात करते हैं। आपने मुझे बोला कि ये जो साल है वो मंगल का साल है और आप ध्यान देंगी तो ये जो महीना है ये भी 9वां महीना है, तो महीना भी 9वां ही चल रहा है, 9 नंबर फिर से आ गया। तो जो धनु राशि के जातक है उनके जीवन में भी अगर आप संतान पक्ष की बहुत दिनों से कामना कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा उसके लिए निराश होना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका मन काफी विचलित होगा, पारिवारिक क्लेश आपके जीवन में बढ़ सकता है, बिजनेस भी आपका डाउन हो सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। पीली चीजों का दान करें, केले के वृक्ष का पूजन करें। साथ ही साथ 8 तारीख की सुबह आप जरूरतमंदों को केला का दान कर उन्हें उनका आशीर्वाद प्रदान करें, तो हो सकता है आपके लिए कोई एक पॉजिटिव रास्ता निकल जाए। चलिए, अब अगली राशि मकर राशि। मकर वालों को चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, जानते हैं रूपाली जी से। जी, देखिए, मकर राशि के लिए भी ये समय थोड़ा समकारी है। ना ही बहुत ज्यादा आपको लाभ की स्थिति है, ना ही हानि होगी, लेकिन वाणी पर आपको संयम रखना है। पिता के साथ आपका विवाद हो सकता है, पारिवारिक कलेश आपके जीवन में बढ़ सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जैसे ही ग्रहण काल खत्म होता है आप शिवलिंग में काला तिल डालकर शिव जी को अर्पित करें और शिव चालीसा का ग्रहण काल के दौरान आप पाठ करते रहें। इससे आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। चलिए, और अब इंतजार खत्म करते हैं कुंभ राशि वालों का। कुंभ राशि वालों के लिए क्या सलाह दे रही है रूपाली जी, जानते हैं। देखिए, जो ग्रहण है वो कुंभ राशि पर सबसे ज्यादा प्रभावी है। पूर्वाभद्र नक्षत्र पर ये ग्रहण है। कुंभ राशि के इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, आपके जीवन में कैरियर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको बहुत संबंधों में सुधार की आवश्यकता है, काफी डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्यापारिक अनुबंध को ना करें।
आपका पैसा फंस सकता है और काफी आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इन चीजों से बचने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ करें, साथ ही साथ काले तिल का आप दान करें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। और इसके अलावा मन को शांत करने के लिए जो उपाय बताए हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए रूपाली जी ने आपको कहा है, वो जरूर आपको करना चाहिए। अब आखिरी राशि 12वीं राशि का नंबर है, यानी मीन वालों का नंबर। एक लंबा इंतजार करते हैं रूपाली जी ये लोग अपने विषय में जानने के लिए, तो क्या कहती है मीन राशि वालों के लिए इस बार का चंद्र ग्रहण? देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है समकारी है। आपको नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन आपका मन काफी विचलित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मीन राशि भी साढ़े साथी के प्रभाव में है। तो साढ़े साथी के प्रभाव में जो भी व्यक्ति रहता है, उसमें जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो काफी वीक हो जाती है। अगर आपका कर्म सही डायरेक्शन में नहीं है तो आपको इस दौरान अच्छे कर्म करना है, विष्णु देव की आराधना करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और संबंधों को बचाने का आपको विशेष प्रयास करना है। तो निश्चित ही ये ग्रहण काल का जो नकारात्मक प्रभाव है आपके जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ और सकारात्मकता की तरफ लेकर जाएगा। तो रूपाली जी ने बहुत विस्तार से सभी 12 राशियों के बारे में बताया है। रूपाली जी, अब हमने अपने बारे में तो जान लिया, लेकिन हम देश, समाज और दुनिया के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मंगल का साल चल रहा है और ज्योतिष के माध्यम से कई लोग बड़े डरे हुए भी हैं और घटनाएं भी हुई हैं, वो तथ्य सामने आ गए। ऐसे में जब ग्रहण होता है तब और ज्यादा तनाव बढ़ जाता है और कहते हैं कि ग्रहण का असर भी लंबे वक्त तक रहता है। तो आप क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं? देखिए, जो भी ग्रहण लगता है, वैसे तो भारत में पूर्ण ग्रहण है, इसमें आपको यूरोप में, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सभी जगह ग्रहण का असर दिखाई देगा। तो जब भी ग्रहण लगता है तो किसी न किसी प्रकार की खगोलीय घटनाएं जरूर होती हैं। कहीं ना कहीं हमारा देश इससे प्रभावित होता है, बाढ़ आने की संभावना, साथ ही साथ जल से संबंधित जितने भी हमारे तत्व होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं जलीय तत्व है, हमारे मन से संबंधित होता है। तो हमारे यहाँ द्वेष की भावना बहुत बढ़ जाती है, आपसी देशों में टकराव की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश के साथ और अन्य देशों के संबंधों में भी काफी टकरावट का माहौल बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर अपने मन को कंट्रोल में करते हुए और सबके हित में रहकर जो भी हम समझौते करें या किसी नए कार्य की शुरुआत करें, तो सबका साथ, सबका विकास के बारे में अगर हम सोचेंगे तो इस खगोलीय घटना से भी हम निपट सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और रही बात बाढ़ की, तो उसकी स्थिति अभी पूर्वी राज्यों में देखने को मिल रही है दर्शकों, खासतौर पर पंजाब में बाढ़ आपदा है और ऐसे में हम जो मदद कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। दुनिया भर के संबंधों की बात करें तो चीन, रूस, यूक्रेन और भारत, अमेरिका, अभी सबकी नजर पूरी दुनिया की इन पर है कि कौन क्या एक्शन ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको जो उपाय बताए हैं आप उन पर ध्यान फोकस कीजिए, उन पर कीजिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा से जुड़ा ये विषय है। और रूपाली जी, चलते चलते आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, 7 और 8 को लेके कुछ लोगों के बीच थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये 7 को होगा, 8 को होगा, क्योंकि आपने तो जो पूरे कार्यक्रम में बताया वो 7 के बारे में ही बताया, तो ये ग्रहण हम 7 को ही मानेंगे? इसका जी बिल्कुल, आप 7 तारीख को ये ग्रहण काल शुरू होगा, 3 घंटा 28 मिनट का ये ग्रहण लगने वाला है। तो आप 9:58 से इसकी अवधि शुरू होगी, तो इसी समय ग्रहण काल को आप माने। और 8 तारीख को हमारा सूतक भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण काल खत्म होते ही सूतक भी खत्म हो जाता है और ग्रहण जो है वो एक खगोलीय घटना है, तो ये इसकी तारीख नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, बहुत आभार रूपाली जी, स्टूडियो में आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।